गुड मॉर्निंग। आज रे ऑप्टिक्स फिजिक्स 12th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, उसका डेरिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म का डेरिवेशन है और उससे क्वेश्चन आप कंपटीशन एग्जाम में भी बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये बताएं, प्रिज्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई, देखिए प्रिज्म आप सब लोग प्रिज्म को देखे होंगे। प्रिज्म कुछ इस टाइप का होता है। प्रिज्म का शेप तो सभी लोग जानते होंगे, ऐसा ये इस टाइप का ये प्रिज्म ये है। ये एक ग्लास, जनरली ग्लास का बना होता है। ये शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये कैसा है, ट्रायंगुलर। ये कैसा है, ट्रायंगुलर। ठीक है ना। तो जो प्रिज्म होता है वो बाउंडेड होता है 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, 1 2 3 रेक्टेंगुलर, और ये क्या होता है, ट्रायंगुलर। ठीक है ना। इसको जब डायग्राम में बनाएंगे तो ऐसे आए रखेंगे, इस प्रकार से, है ना, ऐसा दिखेगा ठीक है ना, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना। तो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई 3 रेक्टेंगुलर फेस एंड 2 ट्रायंगुलर फेस। ठीक है ना। और ये किसका बना होता है, जनरली ग्लास का। और इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। ऐसे रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये जानोगे। और फिर रिफ्रैक्शन फार्मूला, मतलब फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब प्रिज्म के जिस मटेरियल का प्रिज्म बना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लाएंगे, उसका डेरिवेशन लाना है। ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये स्पेशली यदि MP बोर्ड की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन ये आता है। 5 मार्क क्वेश्चन नंबर 19। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, इसका डेरिवेशन जो है वो ये है कुछ μ = sin A + Δm/2 अपॉन sin A/2। यहाँ A क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोल दो। और Δm डेविएशन एंगल होता है। ठीक है ना। डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल। ठीक है ना। कहीं कहीं D भी लिखा होता है। ठीक, अच्छे समझिएगा। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ए क्या है, प्रिज्म का एंगल है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। और Δm क्या है, मिनिमम डेविएशन एंगल। अब ये सब होते क्या हैं, लगता होगा मिनिमम डेविएशन एंगल होता क्या है, तभी डायग्राम से सब कुछ हम बताएंगे ना जब डायग्राम बनाएंगे तो। यानी ये हमको प्रूव करना है ये। ठीक है ना। अब तो सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा प्रिज्म क्या होता है। अब प्रिज्म क्या होता है ये तो 7th 8th 10th क्लास की बातें हैं, वैसे फिर भी हम बताए दे रहे हैं। देखिए हमने ये कहा कि प्रिज्म में कितने फेस बताए हमने, 3 ठो रेक्टेंगुलर और 2 ठो ट्रायंगुलर। यदि वैसे बनाएंगे तो ये इस टाइप से दिखाना पड़ेगा, ऐसे। ये देखना, ये है एक देखना, ये एक रेक्टेंगुलर है, एक ये रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगुलर ये अभी दिखाए थे ना वैसे कागज से बना के। तो ये एक रेक्टेंगुलर है, एक ये रेक्टेंगुलर है, एक उस तरफ ये पूरा, और ट्रायंगुलर वाला ये है और ये है। और इसको इस प्रकार ना बना के
हर जगह हम ऐसा बनाएंगे और ये कहेंगे कि ये क्या है, ABC क्या है, एक प्रिज्म है। 3D में ये डायग्राम होगा। और ऐसे केवल वो जो ट्रायंगुलर रखने के बाद जो बना था, हमने अभी जो दिखाया था इस प्रकार से, ये तो ये आए है रखने से ये जो बन गया, ये वाली लाइन, ये फेस में देखेंगे तो ये वाला फेस होगा, ये ठीक है ना। तो द प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर फेस। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल इस प्रकार से। अब फिर इससे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये चलो एक लाइन लिखे दे रहे हैं, बल्कि प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 3 rectangular face and 2 ये प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 3 रेक्टेंगुलर फेस एंड 2 ट्रायंगुलर फेस। ऐसा ये ठीक है। अब ऐसे इसको ऐसा इंडिकेट करेंगे, ये represented by equilateral triangle। ये इसको हम बोला करेंगे कि ABC क्या है, प्रिज्म है। ये क्या है, प्रिज्म। इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको भी बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग फेस या सरफेस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है ना। ये हमने ये प्रिज्म बनाया है, इसको क्या कहेंगे, बेस बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस या रिफ्रैक्टिंग फेस। इसको भी क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग फेस। इसको बेस। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ऑफ प्रिज्म जो भी कह दीजिए, ठीक। तो हो गया ना। इसकी आप सीधे सीधे ये जानो कि इस प्रकार हम कहीं डायग्राम बनाएंगे ABC, तो ये बेस होगा, ये रिफ्रैक्टिंग फेस और ये भी रिफ्रैक्टिंग, ये क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ठीक है ना। और या डिफिनेशन की कोई ज़रूरत बहुत नहीं पड़ेगी आपको, मेन डेरिवेशन चाहिए वो बड़ा वाला, ठीक है ना। देखिए आप लोग इरेज कर दें, ये वाला बना लो, उससे बहुत जरूरी नहीं, वो 3D वाला। अब मेन टॉपिक आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो देखिए कैसे उसका डायग्राम बना के रिफ्रैक्शन कैसे दिखाएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है।
देखिए इसका डायग्राम हम यहाँ बना रहे हैं, दिख रहा है। ABC जो है वो क्या है, एक प्रिज्म है। अब यहाँ पर ABC क्या है, प्रिज्म है, ठीक। इसमें ABAC रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएंगे, BC बेस क्या हुआ, ABAC रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएंगे और BC क्या होगा, बेस होगा, A एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ठीक है ना। ABC क्या है, प्रिज्म, ABAC रिफ्रैक्टिंग सरफेस, BC क्या होगा, बेस, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर हम एक नॉर्मल OM बनाते हैं, किसमें, एक नॉर्मल ON बनाते हैं किस पर, AC पर। मतलब OM नॉर्मल है किस पर, और ON नॉर्मल है, ठीक है। ये कोई लाइट रेज है जो कि कहाँ से जा रही है, एयर से, कहाँ से जा रही है, और ये प्रिज्म किसका बना है, ग्लास का। तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो बेंड होगी टूवर्ड नॉर्मल, तो ये ऐसे जाएगी फिर ये। अब बताओ ये लाइट अब ग्लास से कहाँ जाने वाली है, ग्लास से, अरे ये क्या है अब, तो अब फिर से नॉर्मल से क्या होगी। आखिर ये बताओ ये प्रिज्म किसका है, तो ये लाइट एयर से ग्लास में गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, और अब लाइट ग्लास से कहाँ जा रही है, तो नॉर्मल से, ये नॉर्मल ये ना है, तो नॉर्मल से क्या हुई, अबे ये जब एयर से ग्लास में गई तो नॉर्मल की टूवर्ड बेंड हुई, और जब ग्लास से एयर में गई तो ये नॉर्मल से न होती, अबे तो ऐसे ना निकल जाती, ठीक है ना। अब ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही इसको बोलते हैं। ये है डेविएशन एंगल, इमरजेंट एंगल, सॉरी, हैं, हाँ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस AB सरफेस के लिए बोल सकते हैं, और ये रिफ्रैक्शन AB के लिए रिफ्रैक्शन एंगल होगा, ये AC के लिए रिफ्रैक्शन एंगल इसको बोल, और क्या इमरजेंट एंगल इसको कहा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस AB के। तो चाहे इसको आप AC सरफेस के लिए I बोल दो, चाहे E बोल दो, और वैसे I और E इक्वल भी होंगे। आपको बता दें, अब इंसिडेंट रे जो है वो PQ है, PQ क्या है, और QR जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, और RS जो है क्या है, इमरजेंट रे, ठीक है। PQ इंसिडेंट रे, QR रिफ्रैक्टेड रे, RS इमरजेंट रे। PQ को हम एक्सटेंड कर रहे हैं आगे तरफ, देखना, ठीक है। और RS को पीछे करो, किसको, और यहाँ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन एंगल। और यहाँ एक पॉइंट कुछ और रख दें, यहाँ पर क्या रख दें, कुछ नहीं, T रख दिए, कुछ भी रख दो ना, ठीक है ना। और यहाँ कुछ पॉइंट रखे देते हैं, ये कुछ भी रख दो, हम यूँ लिख दिए मान लो, है ना, PQRSTU ऐसा कुछ है ना, ABCD का कोई भी। अब देखो इस डायग्राम में सब कुछ बताना है। अब ये ना कहना बहुत भीड़ हो गई, भीड़ हो गई तो आखिर भीड़ से क्या डरना है। ABC क्या है, एक प्रिज्म रहा, ABAC क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, BC क्या है, बेस है, ON नॉर्मल है, ON ऑन AB एंड AC, PQ क्या है, इंसिडेंट रे,
क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, आर एस क्या है, इमर्जेंट रे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए बी, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको रिफ्रैक्शन बोल सकते हो फॉर सरफेस ए सी। अब ऐसे चाहे इमर्जेंट एंगल, और यू टी एस जो है वो डेल्टा डेविएशन एंगल, ठीक है ना। तो इतना पहले सब लिख दो, साइड में लिखते हैं, देखना। ए बी सी इज ए प्रिज्म, ए बी सी इज ए प्रिज्म in which AB and AC are refracting surface, BC is the base, OM and ON are normal on AB and AC respectively. PQ इंसिडेंट रे। लगता हो कि बहुत भीड़ हो रही है लिखने में, आखिर दिक्कत क्या है। क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे, आर एस इमर्जेंट रे, एंगल पी क्यू एम इक्वल टू आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू आर वन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल एन आर एस इक्वल टू ई, एंगल ओ आर क्यू इक्वल टू आर टू, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं फॉर ए सी, और ये फॉर ए बी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट भी है। उसके अकॉर्डिंग ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी आई ई जो है पूरे के रिस्पेक्ट देखेंगे तो कौन सा एंगल होगा, इमर्जेंट। लेकिन यदि पार्टिकुलर एसी के हिसाब से देखा जाए तो कह सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। इमर्जेंट एंगल, इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस, एसी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दो, चाहे पूरे को मिला के क्या कहोगे, इमर्जेंट एंगल। और एंगल यू टी एस बराबर डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है कहने में, ठीक। ए बी सी हमने ये सब कहा। अब इसमें देखिए होता क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग करोगे कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, ये है प्रैक्टिकल में है
कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो डेविएशन एंगल डिक्रीज होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब इंक्रीज करेंगे तो डेविएशन एंगल डिक्रीज होगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि फिर और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहोगे तो डेविएशन एंगल फिर बढ़ने लगता है। स्टार्ट में कुछ दूर तक क्या होगा, पहले घटेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो डेविएशन एंगल पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर कुछ समय बाद और बढ़ाने पर वो बढ़ने लगता है। तो जो डेविएशन एंगल की सबसे कम वाली वैल्यू होगी उसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं? और उसको फिर डेल्टा एम से लिखा जाता है। ये आप लोग प्रैक्टिकल करके देखोगे हैं। आई की वैल्यू पहले बढ़ाओ तो डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज, और कुछ समय बाद आई को बढ़ाने पर वो फिर से बढ़ने भी लगता है। तो जो सबसे कम वाला होता है उसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। ये प्रैक्टिकल में है, ये करवाया जाएगा लैब में यदि आप लोग जाएंगे तो। हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं केवल, ठीक है ना। तो जब जो डेविएशन एंगल का जो सबसे कम वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। अब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में सुन लो, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में R1 R2 इक्वल होंगे। जब डेविएशन एंगल मिनिमम होगा तो उस केस में R1 R2 इक्वल, और ये I और E तो इक्वल वैसे भी होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है ना। तो I इक्वल टू क्या होगा, E, और R1 इक्वल टू R2 कब, जब डेविएशन एंगल क्या होगा, मिनिमम, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब आगे अब देखिए क्या करते हैं। अब हमें थोड़ा सा आप लोग ये देखिए, बहुत समझना पड़ेगा। ये TQR ट्रायंगल दिख रहा है, TQR, अरे न दिखता हो तो हम अलग बनाने के लिए तैयार हैं। ये ऐसा, ये T और ये Q और ये R, ये वाला TQR। तो ये एंगल बाहर है और ये दो ठो एंगल, तो बाहर का एंगल अंदर के दो एंगल के प्लस के, यानी ये एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल प्लस, ठीक। R1 R2 तो ठीक है डेविएशन, मिनिमम डेविएशन पर। अब और बातों को समझिए, इसको इरेज कर देते हैं पहले, इतना। देखिएगा, बहुत समझिएगा, सुनना इधर। खुशी, ये बताओ, ये है I, तो ये पूरा कितना होगा? यदि ये I है तो ये भी वर्टिकल अपोजिट से, कि नहीं? फिर बताओ, ये है मान लो R1, ये वाला, ये पूरा कितना है I, ये कितना है? हो सकता है समझने में दिक्कत जाए। पूरा मान लो कितना है 50, और ये कितना है 30, तो ये कितना होगा? बिल्कुल, यानी 50 माइनस 30, यानी I माइनस R1, यानी ये वाला एंगल कितना होगा? I माइनस, इसी को ना बोल रहा ले आप लोग, मतलब ये एंगल होगा I माइनस R1, ये वाला एंगल होगा I माइनस। ठीक इसी प्रकार ये है E, ये है, तो ये कितना होगा? E माइनस R2। अरे जब इसमें I माइनस R1 न किए हैं तो उसमें R2 माइनस ही क्यों कर रहे हैं? बात समझ में आ रही है? ये होगा I माइनस और ये होगा E माइनस, तो यानी ये इक्वल टू ये प्लस ये ना ले रहे हैं, यहीं से शुरुआत करना है, ठीक है ना। हम डेरिवेशन जो लाने वाले हैं, तो लिखो
नाउ इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंगल यू टी एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू, बाहर वाला एंगल इक्वल टू अंदर का दो ठो का प्लस, और यू टी एस कितना है, डेल्टा। और इसको आप लोगों ने क्या बताया कि आई माइनस आर वन, और इसको क्या बोला आप लोगों ने, ई माइनस आर टू, बट इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, लेट कर लो, और E इक्वल टू I, और डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम लिख देंगे। देयरफॉर डेल्टा एम इक्वल टू I माइनस R प्लस R माइनस I, तो ये 2I माइनस 2R, 2 कॉमन ले लेंगे तो I माइनस R, तो डेल्टा एम बटे 2 बराबर I माइनस R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये यहाँ तक पहुँचे। क्या किया हमने, ये बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो एंगल का प्लस होगा, अब बाहर वाला एंगल मीन्स डेल्टा, और ये वाला एंगल यानी आई माइनस आर वन, ये वाला एंगल यानी ई माइनस आर टू। लेकिन मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंट और इंसिडेंस इक्वल तो होंगे ही, और आर वन आर टू भी इक्वल होंगे, तो हमने ये कर दिया, ठीक है ना। अब तो ये डेल्टा के जगह डेल्टा एम भी सब रख दिए, ये आ गया। अब देखिए एक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर, देखो दिख रहा है, कहाँ है, ये रहा है, ए क्यू ओ आर, ढूंढो तो, ए क्यू ओ आर, ये पूरा भीड़ ना देखो, ए क्यू ओ आर, तो ये नॉर्मल ना है, ये क्या है, तो ये कितना होगा, और ये भी नॉर्मल है, तो ये कितना होगा, तो ये दोनों मिला के कितना 180। तो जब दो एंगल का प्लस 180 हो गया, तो जो दो ठो बचे उनका प्लस कितना होगा, 118 होगा। क्यों, क्योंकि चारों मिला के 360 होता है। तो जब इन दोनों का प्लस मिला के 180, क्योंकि 90 के हैं, तो ये तो नहीं जानते कि ये कितने कितने के होंगे, पर ये जरूर जानते हैं कि दोनों का प्लस, क्लियर, ये दोनों का प्लस 180, क्यों, क्योंकि 90 के हैं। और जब दो का प्लस 90 हो गया किसी कारण से, तो जो दो रिमेन्स एंगल हैं उनका भी प्लस, ठीक है ना। एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल ए आर ओ इक्वल टू 180, देयरफॉर सम ऑफ रिमेनिंग्स remain therefore sum of remaining two angle are also बात समझ में आ रही। जब इन दोनों का प्लस कितना हो गया,
देयरफॉर सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल आर आल्सो। अब वो दो एंगल कौन कौन, देखो ये यानी ये और ये और, तो एंगल ऑफ इस एंगल को ए लिखने की छूट है, जरूरी नहीं कि क्यू ए आर लिखो, इसको लिखना पड़ेगा क्यू ओ आर, ताकि समझ सको। उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म को आप सिर्फ ए लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी ओ लिख सकते हो, फिर भी हम क्यू ओ आर लिख रहे हैं। देखिए इधर हमने दिखता होगा ना, ठीक, तो इसके आगे यहाँ देखते हैं तो यानी देयरफॉर सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल आर आल्सो 180, दैट इज कौन कौन, ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर सेकंड। एंगल ए प्लस क्यू ओ आर इक्वल टू 180, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के भी 180 है ना। अब इन ट्रायंगल टी क्यू इन ट्रायंगल क्यू ओ आर में देखो, यहाँ वाला ये वाले भी ये, हाँ पहले आप ए लिए और देख रहे हैं पहले क्यू आर को, क्या उसमें पहले ए एंगल लिए ये और क्यू आर लिए, तो ये प्लस ये इक्वल टू 180। हाँ ठीक है, पर आप देख रहे हैं क्यू आर को। अरे अब हम दूसरी बात चालू कर रहे हैं, यहाँ से क्यू ओ आर ट्रायंगल में आ जाओ। ये क्यू ओ आर ये कितना है, ये कितना है, और ये ओ है, तो इन तीनों को मिला के कितना होगा 180। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस क्या होता है, तो वही लिखने वाले हैं। इन ट्रायंगल क्यू ओ आर R1 प्लस R2 प्लस क्यू ओ आर इक्वल टू 180, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। और अब आप सेकंड और थर्ड का राइट देखो, तो लेफ्ट भी, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो यानी क्या, यानी R1 प्लस R2 प्लस क्यू ओ आर इक्वल टू ए प्लस क्यू ओ आर। और याद करो दोनों के सेम साइन क्या होते हैं, ये ना कह देना प्लस है प्लस कैसे कहे, अपोजिट साइड में सेम है कैंसिल। अब R1 R2 किसके बराबर हैं, तो ये R प्लस आर इक्वल टू, तो 2R इक्वल टू, तो R इक्वल टू, क्लियर है। अब R की वैल्यू को ले जाके कहाँ रख दो, हाँ putting the value of R in इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा, डेल्टा एम अपान 2 इक्वल टू आई माइनस ए अपान 2, इसको इधर ला दो, तो डेल्टा एम अपान 2 प्लस ए अपान 2 इक्वल टू आई, तो आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, एलसीएम ले लिए, ए प्लस डेल्टा एम लिखो चाहे डेल्टा एम प्लस ए लिखो, यानी कुल मिला के आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू मिली और यहाँ किसकी वैल्यू, क्लियर, ठीक है। स्टॉप थोड़ा करते हैं। तो देखिए क्या क्या कहा हमने, पहले आपने टी क्यू आर लिया, टी क्यू आर है ना, तो बाहर एंगल ये है, अंदर की इन दोनों का प्लस आ गया, ये I1 माइनस आई माइनस R1 है, ये E माइनस R2 रख दिया, मिनिमम डेविएशन में दोनों इक्वल होंगे, तो R हमने लेट कर लिया, ये दोनों इक्वल होते हैं, अब मिनिमम डेविएशन को डेल्टा एम, तो यहाँ पर पहुँच गए। अब ए क्यू ओ आर रेक्यूलेटरल, ए क्यू ओ आर, तो ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो 90 90, तो इन दोनों का प्लस 180 हो गया,
तो इन दोनों का भी 180 होना चाहिए, इसलिए ये लिख दिया हमने। फिर QOR ट्रायंगल में ये मिला कि तीनों का एक 180, ठीक। अब राइट सेम है तो लेफ्ट को सेम किया, ये कैंसिल हो गया। R1 R2 किसके इक्वल हैं? R के, तो R + R2 R = A, तो R की वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पर, तो किसकी वैल्यू आ गई? I की। और जब I और R की वैल्यू मिल गई तो इन दोनों वैल्यू को स्नेल्स लॉ में रख देते हैं, ठीक है ना। तो आगे लिखते हैं, लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R इन स्नेल्स लॉ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R इन स्नेल्स लॉ, यानी μ = sin I अपान sin R, ये है स्नेल्स लॉ। तो μ = sin I की वैल्यू क्या लिखेंगे? A + Δm अपान 2 अपान R की वैल्यू A/2, ये रहा। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी बुक में हमने डेल्टा एम जो लिखा मिनिमम डेविएशन, तो DM लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? DM, है ना, जो आप कंसीडर करके चलें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर यदि इफ ए प्रिज्म इज वेरी थिन, यदि प्रिज्म बहुत पतला हो, इफ ए नाउ इफ ए प्रिज्म इज वेरी थिन, ऐसा कह देते हैं, देन साइन A + Δm/2 को सिर्फ A + Δm/2 लिख देते हैं। जब प्रिज्म बहुत पतला मान लिया जाए तो क्या होता है, एंगल sin θ = थीटा लिखते हैं। जब प्रिज्म बहुत पतला होगा तो एंगल कम होगा, तो sin θ = थीटा, है ना। एंड sin A/2 = A/2, देयरफॉर μ = यहीं पर रख देते हैं, तो A + Δm/2 अपान A/2, ये 2 से 2 कट गया, तो μ = A + Δm/A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? A + Δm = μA, तो Δm = μA - A, तो A कॉमन, तो μ - 1। ये फार्मूला भी लगता है, काम आता है। तो Δm = A, इसी को चाहे तो ऐसा भी लिखा रहता है, del = μ - 1 × A। यदि Δm ना लिखें, शुद्ध डेल्टा भर लिखना चाहें, तो Δ = μ - A, ये वाला फार्मूला भी लिखा रहता है। यानी हम Δm को डेल्टा यदि लिख दें तो ठीक है ना। यानी ये फार्मूला आप जानते रहेंगे, इसको भी जानते रहेंगे, del = μ - 1 × A होता है, ठीक है ना। अब चाहे डेलियम लिखो, डेलियम ना लिखना हो तो डेल लिख लो। अब ये बता दें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, है ना। स्पेशली जो यदि कोई MP बोर्ड के बच्चे हो तो उनके लिए बता दें, ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि 2023 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19, 5 मार्क्स, MP बोर्ड स्पेशली,
और इस प्रकार नए क्वेश्चन को यदि जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अलग से भी बता दिया जाएगा। थैंक यू।